जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी। तो कल तक हम लोगों ने टोटल 348 प्रश्नों को अभी तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे। तो आइए 349वें प्रश्न के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य का जो लार होता है, यानी कि जो आपका सलाइवा होता है, जिसे आप लोग टपकाते हैं कुछ देख करके, तो इसमें आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ध्यान से रखिएगा, इसमें आपका टाइलिन नाम का एंजाइम मिलता है, जिसे हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप लोग कोई भी भोजन अंदर निकलते हैं तो उस दौरान यहाँ पर हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, उसको एमाइलेज नाम का जो यहाँ पर वो एंजाइम होता है, वो आपके माल्टोज और डेक्सट्रोज में इसको तोड़ देता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे मुंह में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अयोध्या आपके किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या इस समय आपका काफ़ी चर्चा में भी है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा सरयू नदी के किनारे, जिसे हम लोग घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में, और लखनऊ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके गोमती नदी के किनारे है। किसके है? गोमती नदी के किनारे है। गंगा के किनारे आपको कई सारे शहर मिल जाएंगे, जैसे कि कानपुर हो गया उत्तर प्रदेश का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया। यमुना के किनारे आपको मिलेगा दिल्ली। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप लोग कोड यूज़ करेंगे KV10। उसके अलावा अगर आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी दूंगा अपनी तरफ से। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो इसी महीने आप लोग इसे अवेल कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी 12 बजे और शाम को 3:30 बजे क्लास होती है, जो कि आपके ग्रुप डी और SSC सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन क्लासेस को अगर आप लोग चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन पे आपके इस समय काफ़ी ज़्यादा छूट वगैरह भी मिल रही है, तो इसे भी अगर आप लोग चाहें तो अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे महीने में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपके विभिन्न कैटेगरी के टेस्ट होते हैं उनका भी आयोजन किया जा रहा है। SSC कैटेगरी में टोटल आपके कई सारे टेस्ट होंगे, जैसे कि डेली करंट अफेयर का टेस्ट है, ये आपका टोटल 21 होगा। इसके अलावा वरुण अवस्थी सर के द्वारा लूसेंट जीके का जैकपॉट टेस्ट होगा, तो इसे भी आप लोग कर सकते हैं। अभिनय मैथ सर के द्वारा यहाँ पर आपके मैथ का टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको कई सारे कैटेगरी वाइज टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इन सभी के टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, गोल अपना चूज करना है SSC एग्जाम। उसके बाद में आप कोई भी 10 कोड यूज करके यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहला मदरसा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इनका यहाँ पर नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और इन्हीं के शासनकाल में 1780 में कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम पिछले साल ये आपके 10 से 12 परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो पूरी जानकारी इसके बारे में रखिएगा। देखिए, अगर हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मिजोरम में। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश में जो टोटल आपका वन और ट्री कवर है ये कितना है, तो ये हमारा 24.56%। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये हमारा 21.67%। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के हिसाब से, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मिजोरम में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर के बहती है। ये सीजीएल का प्रश्न है पिछले साल का। तो ध्यान रखिएगा, जो तिरुत्तनी तीर्थ स्थल है वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, चेन्नई के थोड़ा सा पश्चिम, और यहाँ से आपकी जो नदी होकर के बहती है उसका नाम है नंदी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी नंदी रिवर, जो कि तिरुत्तनी से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में जो आपके 5 रथ हैं, इनका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ध्यान रखेंगे, पल्लव राजवंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे राजा का नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। क्या नाम था इनका?
नरसिम्हवर्मन प्रथम, तो इनके द्वारा 630 से 668 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, क्योंकि यूनेस्को में आपको मिलेंगे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, जिसमें हमारा ये 5 रथ टेम्पल भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि चिरोपॉडी विज्ञान की शाखा शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो देखिए, चिरोपॉडी की बात करते हैं तो ये आपके पैर से संबंधित है। किससे? पैर के आपके संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आपके पैर की स्टडी, इसका डायग्नोसिस या फिर इसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये सारे आपका आता है चिरोपॉडी के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किस वर्ष नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आपके सीजीएल का ही प्रश्न है। इसका निर्माण करवाया गया था 1734 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं सवाई मानसिंह के द्वारा बनवाया गया ये किला है। इसका पहले नाम हुआ करता था सुदर्शनगढ़, जो कि बाद में बदल करके नाहरगढ़ कर दिया गया। तो किला मुख्य रूप से 1734 में बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने, लेकिन इसका थोड़ा सा जो विस्तार है वह 1868 में सवाई राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिकी का वह नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन और परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये जो ला है आओगाद्रो का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं आओगाद्रो महोदय के द्वारा नियम दिया गया था कि यहाँ पर अगर आपका वॉल्यूम और आपके अमाउंट ऑफ मोल दिया गया है गैस का, तो B1/N1 = B2/N2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका जो मोल है वो घटेगा, और अगर आप लोग मोल को बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर घटेगा। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार प्रति वर्ष डैश डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये भी सीजीएल का है। तो ये हमारे गणतंत्र दिवस के आसपास, यानी कि रिपब्लिक डे के आसपास घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के प्रविष्टि के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो बात हो रही है यहाँ पर एनसीबीसी की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। 102वां हमारा संविधान संशोधन था जो कि 2018 में आया था, उसी के द्वारा यहाँ पर अनुच्छेद 338 को इसमें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है। तो ध्यान से थोड़ा पढ़िए। क्यूप्राइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोहे का अयस्क नहीं है। बाकी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट ये सारे हमारे मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। अब बात हुई है लौह अयस्क की, तो थोड़ा सा आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहले अगर हम लोग लौह अयस्क को कैटेगराइज करते हैं तो 4 कैटेगरी मिलेगी। मैग्नेटाइट आपका हो गया, उसके बाद में हेमेटाइट हो गया, फिर हमारा लिमोनाइट है, और उसके बाद में है सिडेराइट। तो ये 4 आपकी कैटेगरी हो गई। मैग्नेटाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका सर्वोत्तम होता है, दक्षिण भारत के राज्यों में ये आपको देखने को मिलेगा। हेमेटाइट की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लिमोनाइट और सिडेराइट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल घटिया किस्म का होता है लौह अयस्क, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे जो मेन होता है वो हमारा होता है मैग्नेटाइट। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन के देशों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ब्राज़ील इसमें है दूसरे स्थान पे, और हम लोग हैं दुनिया में चौथे स्थान पे। राज्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके उड़ीसा में होता है, फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है छत्तीसगढ़, और उसके बाद में है कर्नाटक। तो ये हमारे शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आपके उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 हाथी रिजर्व दिए गए हैं, आपको बताना है कि उड़ीसा में कौन सा नहीं है। तो ये भी आपके सीजीएल का ही प्रश्न है पिछले साल का। तो ध्यान रखिएगा जो सोनितपुर है ये आपको उड़ीसा में नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो 1992 में सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 30वां जो हमारा एलिफेंट रिजर्व है उसका नाम है सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, जो कि आपके नागालैंड में बना था, और टोटल हमारे देश में इनकी संख्या भी है 30। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको उड़ीसा वाले दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा हाथी है जो कि आपको संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है जो कि उड़ीसा में ही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा महानदी। तो ये 3 जो हाथी रिजर्व हैं वो आपको उड़ीसा में मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे जो भाग 8 है वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं भाग 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, और जो हमारे अनुच्छेद 239 से 242 हैं
उनके प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम होता है पैलेडियम। क्या नाम है? पैलेडियम इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार के द्वारा अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजा जो हमारा है इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया था? तो 1311 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है, इसके ऊपर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो जो सिंधु जल समझौता है इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ था 19 सितंबर 1960 को। किसके बीच में हुआ था? तो हमारे देश के जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उसके बाद में जो अयूब खान थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उनके बीच में ये हुआ था। समझौते के अंतर्गत ये तय किया गया था कि जो हमारी पूरब की 3 नदियां हैं यानी कि ब्यास, रावी और सतलुज, इनके पानी का यूज़ करेगा भारत, और बाकी की जो 3 नदियां यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम, इनके पानी का यूज़ पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घातक जो रक्त अल्पता होती है यानी कि जिसे आप लोग एनीमिया कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B12 की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। अध्यक्ष इस समय सौरभ गांगुली हैं, उपाध्यक्ष इस समय राजीव शुक्ला हैं, जय शाह महान क्रिकेटर इसके इस समय महासचिव हैं। तो ये ध्यान रखेंगे 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भारतीय क्रिकेटर को सबसे पहले आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2009 में हमारे देश के 3 खिलाड़ी थे जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कौन कौन थे? तो एक तो थे हमारे बिशन सिंह बेदी, दूसरे थे 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव, और तीसरे हमारे थे यहाँ पर सनी पाजी यानी कि सुनील गावस्कर। इन तीनों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि बिशन सिंह बेदी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 तक हमारे देश के कुल कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है? तो अभी करंट अफेयर का प्रश्न है कि बीनू मांकड़ ये हमारे 7वें बन गए हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 बता ही दिया जो 2009 में शामिल हुए थे। उसके अलावा 3 आप लोग और ध्यान रखेंगे, राहुल द्रविड़, उसके अलावा अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आपके 2019 में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चीन में डैश डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? तो इसका नाम है ग्रैंड नहर। क्या नाम है? ग्रैंड नहर इसका नाम है। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके होंगजाओ प्रांत में संघाई है वहाँ से ये नहर शुरू होती है। टोटल 1794 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और फिर ये पहुँचती है बीजिंग। तो मुख्य रूप से परिवहन के पर्पज से इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में जो आपके 5 रथ हैं उनमें से 4 का नाम है धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। तो 5वें रथ का नाम क्या है? ये भी सीजीएल का है प्रश्न है। तो 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। पल्लव राजवंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप यहाँ पर रथों को यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें आपकी क्या है? तो ध्यान से इसके सारे ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बी में कहा जा रहा है कि जो हमारी सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा यहाँ पर हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के जो संविधान की उद्देशिका है ये आपकी क्या है? तो ध्यान रखिएगा 1973 में जो केशवानंद भारती वाला मामला आता है, उसके बाद में 1995 में जो आपके LIC का मामला है, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ये बता देता है कि जो हमारा उद्देशिका है यानी कि प्रियम्बल है ये संविधान का ही भाग है। लेकिन अगर हम लोग संविधान के किसी प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे तो उस समय हम लोग इसका यूज करेंगे, यानी कि स्वतंत्र होकर के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के संबंध में निम्न कथनों के ऊपर विचार करिए। भाग 4 की बात हुई है तो इसमें आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे और ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन स्टेटमेंट की। तो ये न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय होंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्यायालय के द्वारा आप इसको लागू बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। दूसरे में कहा गया है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। तीसरे में कहा जा रहा है कि इस भाग में जो अधिकाधिक सिद्धांत हैं राज्य उनका उपयोग कानून बनाने में करेगा, बिल्कुल सही है। जैसे आपके आर्टिकल 40 का यूज़ करके आपका पंचायती राज बना था,
आर्टिकल 45 का यूज करके जो हमारे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 और 3 होगा करेक्ट। स्टेटमेंट 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। किसी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों के ऊपर विचार करिए। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी स्थान पर संसद के सत्र को बुला सकता है, बिल्कुल सही प्रश्न है ये। अनुच्छेद 85 का यूज करता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने घर पर भी संसद के सत्र को बुला सकता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों के प्रावधान को करता है, किंतु सभी 3 सत्र का चलाया जाना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा संविधान में कहीं पर भी नहीं कहा गया है। संविधान में बस सिर्फ इतना कहा गया है कि जो भी 2 हमारे सत्र होंगे उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा बिल्कुल सही है कि कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सी आपका यहाँ पर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बिल्कुल बच्चों वाला लल्लू वाला प्रश्न है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, भाग 1 में आपको संघ और राज्य क्षेत्र मिलेंगे, जिसके अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। तो ये अनुच्छेद है 19 यानी कि 19 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए 19 की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कई सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता हो गया, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने की आज़ादी है, भारत में निवास का अधिकार है और आपकी आजीविका का अधिकार है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि बाल मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो ये हमारा है आर्टिकल 24 यानी कि इस प्रश्न का डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप सभी ने पढ़ा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में। तो इसमें हमारे 2 अनुच्छेद आते हैं। 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन और बंधुआ मजदूरी ये आपकी बिल्कुल ही दंडनीय अपराध होगी। और अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको आप लोग किसी जोखिम वाले काम में नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि छुआछूत से संबंधित है। तो इस अनुच्छेद का यहाँ पर नाम है अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17। हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और इसमें आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक के प्रोविजन शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 यहाँ पर अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये हमारा है अनुच्छेद 44 यानी कि जो आर्टिकल 44 है इसमें आपके समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पर आपका ये समान नागरिक संहिता लागू भी है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होता है वो आपके रिट वगैरह को जारी कर सकता है। तो रिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। और जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो आपके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट को जारी करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का प्रबंध करता है। तो ये आपके संशोधन के द्वारा आया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और उसके द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था और ध्यान रखिएगा कि उस समय का जो सोवियत संघ था वहाँ से हमने इस प्रावधान को लिया था। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंध में गलत है। अब ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 54 आपका बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, कौन लोग वोट देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है। ये राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है उसके टर्म की बात करता है और जो हमारे राष्ट्रपति का शपथ है वो आपके अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आपके महाभियोग की बात की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी यानी कि अनुच्छेद 56 हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न है कि 2015 में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ज़मीन है इसकी अदला बदली हुई थी। तो ये जो ज़मीन की अदला बदली हुई थी अनुच्छेद यहाँ पर 100 था यानी कि 100वां था,
2015 में ये हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का जो उपसभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को लोकसभा और 2 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वे 12 को कर सकते थे आपके राज्यसभा में, 2 को वे लोकसभा में कर सकते थे, लेकिन अब इसके प्रावधान को भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और ये तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा धन विधेयक होता है वो आपके लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। बहुत ही लल्लू वाला प्रश्न है, राज्यसभा के नाम से इसे आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे राज्यसभा के सांसद होते हैं, यानी कि जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो यहाँ पर कार्यकाल होता है वो आपका होता है 6 वर्षों का। कितने? 6 वर्षों का होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ध्यान रखिएगा कि सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहली महिला आपकी रमा देवी थी, और वर्तमान में हमारे कौन है? सुशील चंद्रा। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है ये किस सदन में पारित होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके दोनों सदन में पारित हो सकता है, यानी कि चाहे हम बात करते हैं संसद के सदन लोकसभा की या फिर राज्यसभा में, दोनों में अलग अलग समय में इसे पारित किया जा सकता है, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया था। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 2016 में। तो इसके जरिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये हमारा है 102वां संविधान संशोधन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो 123वां विधेयक होता है जिसको थावर चंद गहलोत जी प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद में हमारे संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। एक तो था 338B और दूसरा था 342A। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए थे 2, और 102वां संविधान संशोधन था, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की जो आयु है इसको 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं इनका बंटवारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आपका 7वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपकी 3 अनुसूचियाँ मिलेंगी, जैसे कि एक हमारी संघ सूची है, दूसरी हमारी यहाँ पर राज्य सूची है, और तीसरी हमारी है समवर्ती सूची। संघ सूची में आपको सबसे ज़्यादा 100 विषय मिलेंगे, राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में आपको इस समय 52 विषय देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो ध्यान दीजिएगा मंगल और यूरेनस की बात हुई है, तो इसके बीच में जो आपको मिलेंगे एक होगा बृहस्पति, दूसरा होगा यहाँ पर शनि। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देखिए ये हमारा हो गया सूर्य, सूर्य के बाद में आपको बुध मिलेगा, फिर शुक्र हो गया, फिर यहाँ पर है हमारी अर्थ, मंगल हो गया, उसके बाद में बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, और ये आपका हो गया अरुण। तो अरुण यानी कि यूरेनस और मंगल के बीच में पूछा गया है, तो 2 आपको मिलेंगे बृहस्पति और शनि। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो ग्रह हैं उनका नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, तो इसके बीच में दो हैं, इनमें से एक है बुध यानी कि मरकरी, दूसरा हमारा है शुक्र यानी कि वीनस। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे ग्रह होते हैं ये आपके प्रकाशमान बिल्कुल नहीं होते हैं, और प्रकाशमान ना होते हुए भी ये आपके चमकते हैं सूर्य की किरणों में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपके ग्रह की बात हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि किन खगोलीय पिंड को आप लोग ग्रह कह सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए
कि ये हमारा सूर्य का लगा रहा हो चक्कर, जैसे आप चक्कर लगाते हो वैसे ये सूर्य का लगा रहा हो। इट हैज़ सफिशिएंट मास टू अज्यूम हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इसका मास इतना ज़्यादा हो कि ये एक प्रकार से इक्विलिब्रियम अपने आप को बना ले रहा हो, राउंड शेप में बना ले, और इसका एक अपना ऑर्बिट हो, यानी कि सूर्य की तरफ जो परिक्रमा लगाता है इसका अपना एक नियत पाथ हो, ऐसा ना हो कि ये दूसरे के रास्ते में आ जाए। तो ये आपको याद रखना है, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट आपको मिलेगा बुध, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से देखिए, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति है, सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है ये हमारा बुध है, सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है ये आपका शुक्र है, और सौर मंडल का जो मंदतम गति वाला ग्रह है ये हमारा है मंगल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबसे धीमी गति वाला जो है वो आपका है शनि, क्योंकि इसके चारों ओर आपको मिलेंगे छल्ले और इसी कारण इसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी सबसे बड़ा ये बिल्कुल सही है, बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और सबसे चमकीला हमारा है यहाँ पर शुक्र। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये गैसें आपको किन ग्रहों में देखने को मिलेंगी। तो ये आपको मिल जाएगा बृहस्पति पे, शनि पे और मंगल पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, बुध यानी कि मरकरी भी है, सैटर्न भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, लेकिन जो फ्लोरिडा है ये आपके अमेरिका का एक राज्य है, ये हमारा कोई ग्रह वगैरह नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोल्डी लॉक्स जोन जो कि अक्सर आपके समाचारों में रहता है ये क्या है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, अगर आपने देखा हो तो कई बार मैंने आपको बताया है करंट अफेयर में कि नए स्टार की खोज होती है, और कई बार आपने सुना होगा कि हैबिटेबल जोन में आपके नए स्टार की खोज हुई है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य के पास में हमारा वह एरिया जहाँ पर तापमान जीवन के लिए सामान्य होता है, यानी कि वहाँ पर जीवन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गोल्डी लॉक्स जोन, या फिर इसे हम लोग हैबिटेबल जोन के नाम से कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी आपके इसी प्रकार से एक जोन में है, इसीलिए आपके पृथ्वी पर जीवन संभव है। आखिरी प्रश्न है कि सूर्य की जो ऊर्जा है ये कैसे उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाइड्रोजन आपको मिलेगा सूर्य के अंदर, और ये जो हाइड्रोजन होता है लगातार आपके हीलियम में परिवर्तित होता है नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा, और इसी के कारण आपके सूर्य में इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट।